गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 84 लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। 83 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं अपने। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बना रखी है, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए, बैक टू बैक रिविजन करते रहिए। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। सिविल सर्विसेज स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 क्या कहती है? पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चार स्टेटमेंट हैं और कौन सा सही है कूट की सहायता से उत्तर चयन करना। पहला पढ़िए। पराश्रव्य तरंगे कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, कपड़ों से धूल निकाल सकती हैं, इनका उपयोग बीमारी के उपचार के लिए किया जा सकता है, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। क्या क्या कर सकती हैं पराश्रव्य तरंगे? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रिक्वेंसी के साथ कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, कपड़ों से धूल निकाल सकती हैं, बीमारियों के उपचार में उपयोग किया जा सकता है इनका, और स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित भी कर सकती हैं। तो सब कुछ कर सकती हैं, तो उपरोक्त डी हो गया इसका आंसर। तो पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है, जो फ्रिक्वेंसी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है तथा मनुष्य की श्रवण क्षमता से परे हो गई ना। तो इनका उपयोग संकेतक के रूप में कीड़ों को नष्ट करने में, कपड़ों से धूल हटाने में, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में, और समुद्र में गहराई की नाप लेने में, छिपी वस्तुओं की खोजने में, और द्रव को गर्म करने में तथा विभिन्न चिकित्सीय अनुप्रयोग में इनका उपयोग जो है वो किया जाता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? कैसे विसरण करता है वायुमंडल में प्रकाश, बताइए। जो धूल कण है ना, स्कैटरिंग उनसे ही होती है इसकी, तो धूल कण हो गया इसका आंसर बी। तो देखिए, सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। जब वह वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाले हवा के अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकीर्ण होता है, उसकी स्कैटरिंग होती है, बिखरता है। किसी तारे का रंग दर्शाता है, क्या दर्शाता है? सारे के सारे प्रश्न पहले यूपी पीसीएस में पूछे गए, इंपॉर्टेंट है। उसका ताप दर्शाता है। क्या दर्शाता है? उसका ताप। सूर्य भी तो एक तारा है। तो किसी तारे का रंग उसके ताप को दर्शाता है। सर्वाधिक गर्म तारे के स्पेक्ट्रम के नीले भाग से अधिकांश ऊर्जा उत्सर्जित होती है, अतः यह नीले दिखाई पड़ते हैं, जबकि सबसे गर्म तारे जो हैं वो लाल दिखाई देते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग प्रयुक्त होता है। क्यों प्रयुक्त होता है? खतरे के सिग्नल के लिए, मतलब रुक जाइए, क्योंकि सबसे कम बिखरता है वो, सबसे कम बिखरता है और दूर तक दिखाई देता है। सुंदर होता है, ये तो सब सुंदर होता है या आरामदायक होता है या आँखों को मनोरम होता है, ये सबसे पहले स्टेटमेंट उड़ाना। यह खराब रोशनी को भी दिखाई देता है, खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी तरंगों की लंबाई सर्वाधिक होती है, मतलब जिसकी वेवलेंथ होती है ना, बिल्कुल गोली की तरह होती है, दूर से दिखाई देती है, तरंग दैर्ध्य। तो लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है वो सर्वाधिक होती है, जैसा कि आपको पता होगा, विवग्योर। और बैंगनी रंग की वेवलेंथ होती है सबसे कम। देखिए, प्रकीर्ण वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः लाल रंग का सबसे कम प्रकीर्ण होता है, सबसे कम स्कैटरिंग होगी लाल रंग की, और ये दूर से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं उनमें लाल रंग प्रयुक्त होता है, लाल बत्ती। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, किस पर आधारित है ये है डॉपलर इफेक्ट पर। तो देखिए, प्रसारी विश्व की संकल्पना जो है डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव के कारण आकाश गंगाओं के केंद्र से आने वाले प्रकाश में उत्पन्न लाल विचलन, यानी जो रेड शिफ्ट है, उसको यह दर्शाता है कि वह हमसे दूर जा रही है, अर्थात हर दशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। खगोलीय दूरबीन से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? घर बैठे घर की छत से आप देख सकते हो, स्पेस में, अंतरिक्ष में। तो जो प्रतिबिंब बनाएगा वो बड़ा बनेगा, पहली बात तो, ठीक है, बड़ा दिखाई देगा, पास में दिखाई देगा, और काल्पनिक दिखाई देगा, ठीक है, काल्पनिक और बड़ा, आभासी यानी। तो खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है आभासी यानी काल्पनिक, और बड़ा दिखाई देता है। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार हैं? इंपॉर्टेंट है प्रश्न, यूपीएससी तक में पूछा हुआ है कि इंद्रधनुष बनने के लिए क्या क्या चाहिए। देखिए, अपवर्तन
और आंतरिक परावर्तन चाहिए और परिक्षेपण भी चाहिए, तो तीनों हैं, ये डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो देखिए परावर्तन हो गया और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन भी, तीनों याद रखना, अपवर्तन भी इसके लिए, परावर्तन भी और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी। द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है इंद्रधनुष। जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और जो बैंगनी रंग है वो अंदर की ओर होता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो सुबह के समय इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है? सुबह के समय इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है? पश्चिम दिशा में। और शाम के समय पूरब दिशा में। तो देखिए दोपहर के 12 बजे जो सूर्य होता है वो सिर के ऊपर होता है सीधा, ठीक है, लंबवत होता है। प्रकाश का अपवर्तन जो है वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता और इंद्रधनुष हमें दिखाई नहीं देता। इंद्रधनुष हमें सूर्य के दिशा के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, यानी जब सूर्य पूरब में होता है अर्थात सुबह के समय, तब इंद्रधनुष पश्चिम में दिखाई देता है, पश्चिम दिशा में। और जब सूर्य पश्चिम में होता है तो शाम के समय इंद्रधनुष पूरब में दिखाई देता है, ठीक है, उल्टा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? यह प्रश्न यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में 1 साल छोड़ के और या फिर लगातार ही पूछा गया है, ठीक है। तो कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, कम से कम व्यक्ति की ऊंचाई जो है, लंबाई जो है उसका आधा होना चाहिए। तो किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? मान लीजिए आप 6 फुट के हैं तो आपको मिरर लाना पड़ेगा समतल दर्पण 3 फीट का, तो पूरा दिखाई दोगे आप सर से लेकर पैर तक उसमें खड़े। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? देखिए दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है। निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है और इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए इस तरह से बताया था मैंने, एक ट्रिक थी इसकी। दूर बोलिए, दूर, तो दूर बोलोगे तो होठ जो है यूं बनेंगे ऊ की तरह, दूर। तो दूर में जो है अवतल लेंस, उत्तल लेंस होगा, दूर उत्तल, दूर उत्तल। और निकट बोलिए, निकट दृष्टि, निकट तो आ रहा है ना, तो अवतल होगा। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में करते हैं उत्तल का, तो ये गलत है यहाँ पर ये। बाकी है दूरदृष्टि दोष, लेकिन दूर की वस्तुएं इसमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, उल्टा होता है, ठीक है। बाकी दूसरा वाला ये भी सही है, ये गलत है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, गलत ढूंढना है ना अपने को। तो देखिए दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुओं पर दृष्टि संकेंद्रित करने में परेशानी होती है। दूरदृष्टि दोष है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, उसको निकट की वस्तुएं खराब दिखाई दे रही हैं। यह दोष मुख्यतः आँख की पुतली के अधिक होने के कारण या कॉर्निया के अधिक समतल होने के कारण उत्पन्न होता है। इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। दूर उत्तल, निकट अवतल। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है, बार बार पूछा गया है प्रश्न, तो किस पे बनता है? दृष्टि पटल पर बनता है। क्या बोलते हैं दृष्टि पटल को? रेटिना। वो कैसा बनेगा वो चीज़ याद रखना, 3 चीज़ें। एक तो बनेगा छोटा, स्मॉल, और बनेगा इन्वर्टेड, मतलब उल्टा, और बनेगा वास्तविक। तो रियल बनेगा, स्मॉल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, यानी उल्टा, वास्तविक और छोटा। तो खगोलीय दूरदर्शी कैसा बना रहा था? उल्टा, बड़ा बना रहा था और काल्पनिक बना रहा था। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। तो मनुष्य के नेत्र की कार्यप्रणाली फोटोग्राफिक कैमरे से मिलती जुलती है। जिस वस्तु को हम देखते हैं उससे चलने वाली किरणें कॉर्निया और नेत्रोद द्रव से होकर पुतली के रास्ते लेंस पर पड़ती हैं। दृष्टि पटल यानी रेटिना इसे फोकस कर देता है, जहां पर वस्तु का छोटा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। इसका एक बार इंग्लिश वर्जन भी देख लेना, किसी भी एग्जाम में अगर बैठो, साइंस के प्रश्न मिलते हैं तो, क्योंकि क्लिष्ट ट्रांसलेशन होती है। दाढ़ी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है?
देखिए दाढ़ी बनाने के लिए या फिर बाल हजामत बनाने के लिए, दाढ़ी या हजामत एक ही बात है वैसे तो, या बाल बनाने के लिए जो दर्पण होता है वो होता है अवतल। ऑप्शन नंबर ए। अगर दंत चिकित्सक लेंस पूछा जाए तो अवतल लेंस है। तो देखिए वो अवतल लेंस है वो दंत चिकित्सक वाला, और यह है दर्पण दाढ़ी बनाने या बाल बनाने वाला। तो अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण है जिसके उभरते हुए तल पर पॉलिश की होती है और अंदर का तल जो है परावर्तक होता है। इसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है, इसलिए दर्पण का प्रयोग जो है दाढ़ी तथा बाल बनाने वाले शीशों के रूप में किया जाता है। एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। मतलब प्राइमरी रंग बताने हैं कौन से, तो रेड ग्रीन और ब्लू हैं, रेड ग्रीन ब्लू बी। देखिए रंगीन टेलीविज़न में प्रयुक्त होने वाली जो कैथोड है किरण नलिका में 3 विभिन्न फास्फर का प्रयोग होता है। लाल, हरा और नीला रंगों को उत्सर्जित करते हो। सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? आसान सा प्रश्न है। कितने सेंटीमीटर होती है या 25 सेंटीमीटर? तो सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है। नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहां पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है नेत्र की स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कहलाती है। अंतिम प्रश्न है, जब लाल, नीले और हरे रंग को मिला दोगे तो कौन सा रंग बनेगा? ये पूछना चाह रहा है प्रश्न। यानी जब लाल, नीले और हरे प्रकाश की एक बूंद किसी स्थान पर पड़ती है तब प्रकाश का रंग हो जाता है कैसा? लाल हो जाएगा? नहीं, न लाल होगा, न पीला, न बैंगनी, सफ़ेद हो जाएगा। तो प्रकाश में 3 मूल प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला, जैसे कि पता चल गया आपको। इनके मिलने से द्वितीयक रंगों का निर्माण हो सकता है। सभी प्राथमिक रंगों के प्रकाश पुंज से सफ़ेद रंग की उत्पत्ति होती है। तो 10 प्रश्न थे जनरल साइंस के, इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार तो कर ही लेना। धन्यवाद।